नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म शशि शरण सर ऑफिशियल पर। साथियों, आप सबकी मुलाकात हमारे से होती है प्रतिदिन रात 9 बजे, जहां हम बिहार स्पेशल के खंड की बातचीत करते हैं। यानी बिहार स्पेशल वो मुद्दा जो परीक्षा के अंदर में लगातार पूछा जाता है, जहां पर हम बहुत ही डिटेल डिस्कशन करते हैं। यूं कहें कि एमसीक्यू कम और थ्योरी ज्यादा पढ़ते हैं, वो भी इसी चैनल पर रात के ठीक 9 बजे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज की क्लास में साथियों हम बातचीत करने वाले हैं किस चीज की? तो हम बातचीत करने वाले हैं बिहार स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स की, महत्वपूर्ण तथ्यों की और महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को साथियों। सभी को नमस्कार है, सभी को जय हिंद है। बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो सब लोग आ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं साथियों प्रश्नों की श्रृंखला को। आप जानते हैं कि आज ये बिहार स्पेशल का तीसरा क्लास है, तीसरा दिन है और तीसरा वीडियो है। पहला प्रश्न लेते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांस्कृत्यायन किस क्षेत्र में सक्रिय थे? क्या वो छपरा में थे, दिल्ली में थे, लखनऊ में थे, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? आपसे पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांस्कृत्यायन जो थे वो कहां पर सक्रिय थे। तो यहां पर हम बातचीत करेंगे असहयोग आंदोलन के बिहार में साथियों क्या हुआ था, इन पूरे मामलों की बातचीत करेंगे। पहले तो प्रश्न का सही उत्तर ले लेते हैं और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छपरा साथियों। प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो छपरा होगा। अब आप जानते हैं कि साथियों जब असहयोग आंदोलन की बातचीत करते हैं तो असहयोग आंदोलन के बारे में हमने डिटेल में आपको पढ़ा रखा है। लेकिन हम असहयोग आंदोलन की बातचीत यहां पे उतना ना करके हम लोग बिहार विशेष की बातचीत करेंगे। लेकिन खैर, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था, ऐसा आपको बताया जाता है और हमने पढ़ाया भी है। लेकिन साथियों जब बात आती है कि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के लिए तिथि निर्धारित करी थी, वो तिथि थी 1 अगस्त 1920 को साथियों, 1 अगस्त 1920 को। लेकिन एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा कि 1 अगस्त 1920 को किसकी मृत्यु हो गई साथियों? तो तिलक की मृत्यु हो गई। और उसी तिलक की मृत्यु के बाद इस आंदोलन को थोड़े दिनों तक टाल दिया गया। जब इनको टाला गया तो मैंने आपको क्लास के अंदर में पढ़ाया है कि 2 अधिवेशन हुए साथियों। पहला अधिवेशन जहां पर बिहार स्पेशल का कहानी आता है, जिसे हम कहते हैं विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन क्यों बुलाया गया था साथियों? तो आपको याद होगा क्योंकि विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ा और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे लाला लाजपत रॉय। कौन बनाए गए थे? तो लाला लाजपत रॉय बनाए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि जो लाला लाजपत राय अध्यक्ष बनाए गए तो यहां पर क्या हुआ? तो आप भी जानते हैं कि यहां पर अस्थायी रूप से साथियों क्या हुआ? तो अस्थायी रूप से असहयोग का प्रस्ताव, अस्थायी रूप से साथियों असहयोग का प्रस्ताव साथियों पारित किया गया। असहयोग का प्रस्ताव साथियों क्या किया गया? तो पारित किया गया। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि असहयोग का प्रस्ताव अस्थायी रूप से यहां पर पारित किया गया। अब इसका वजह क्या था साथियों? अचानक से विशेष अधिवेशन बुलाने का वजह बिहार हुआ करता था। और यहीं से साथियों हम पढ़ेंगे बिहार स्पेशल की कहानी। लेकिन हम पहले बिहार स्पेशल पढ़े उससे पहले इस व्यक्ति को जानते हैं कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। ये जिस व्यक्ति के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं ये कोई आम व्यक्ति नहीं है साथियों, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये कोई साथियों आम व्यक्ति नहीं है। इस व्यक्ति की जब हम बातचीत करते हैं तो ये व्यक्ति भारतीय इतिहास के अंदर में, क्या एक बच्चा कह रहा था कुछ, बैच में रोज क्लास होता है एमके स्टडी जी, पढ़ा कीजिए, है ना। चलिए अब आपकी बातचीत कर लेते हैं। हमने सबसे पहले यहां पे हमें 2 चीजें समझनी है। पहले तो हम राहुल सांस्कृत्यायन के बारे में जानेंगे और दूसरा असहयोग आंदोलन का आज धागा धागा बिहार स्पेशल वाला खोल देंगे। यानी आज पूरा असहयोग आंदोलन हम लोग बिहार विशेष के परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए नया शीट लेते हैं और सबसे पहले हम बातचीत करते हैं जिस व्यक्ति की। उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम है साथियों राहुल सांस्कृत्यायन। तो पहले तो सांस्कृत्यायन जो है, कृत्यायन है इनका नाम साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये व्यक्ति कहां पे है, कौन है और कैसे हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इनका मूल नाम क्या हुआ करता था। तो इनके बचपन का नाम जरा बताना है। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे केदारनाथ पांडे। चूंकि ये बिहार स्पेशल का सवाल है इसलिए थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इनका नाम क्या हुआ करता था साथियों? तो इनका नाम हुआ करता था केदारनाथ पांडे। इनका बचपन का या ओरिजिनल नाम हुआ करता था। और बिहार के अंदर में साथियों अगर हम बात करें तो बिहार में इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने कहां से आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया बिहार के जिले छपरा जिला में। देखिए छपरा की एक बात आई है तो मुझे एक चीज याद आ गया अचानक से, नंगी हड़ताल इसी छपरा में हुआ था।
इसी छपरा में क्या हुआ था, तो नंगा हड़ताल जिसको कहते हैं या नंगी हड़ताल हुआ करता था। अब सुनिए जरा इस व्यक्ति के बारे में बातचीत करते हैं। जब इस व्यक्ति को आप पढ़ेंगे तो आपको स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती टाइप का फील होगा, आपको फील होगा कि ये विवेकानंद टाइप के कोई आदमी तो नहीं है। अब इनको जानिए साथियों कि इनको महापंडित की उपाधि मिली थी, और इनको क्या कहा जाता था, तो इनको महापंडित की उपाधि मिली थी। इन्हें महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन कहा जाता था, इन्हें महापंडित की उपाधि मिली थी साथियों, इन्हें महापंडित की उपाधि मिली थी। एग्जाम में एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। आप जानते हैं कि ये वैसे व्यक्ति थे जिन्हें हिंदी के अंदर में जो यात्रा वृतांत लिखा जाता है उसके अंदर में इन्हें जाना जाता है। तो एग्जाम में एक सवाल आता है कि हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है, हिंदी यात्रा साहित्य का जनक। तो याद रखिएगा हिंदी यात्रा साहित्य का एक जनक ये भी है साथियों, हिंदी यात्रा साहित्य के ये जनक माने जाते हैं, हिंदी यात्रा साहित्य के जनक में माने जाते हैं। हालांकि 2-3 लोग और भी हैं, उनके बारे में आगे की क्लास में बातचीत करेंगे। उसके अलावा जब राहुल सांस्कृत्यायन की बात होती है तो साथियों इनकी विचारधारा की बात होती है, लेकिन जब इन्होंने अपने घर को त्यागा तो घर को त्यागने के बाद भारत में सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले विद्वानों में से एक यही व्यक्ति हुआ करते थे। बस इतना आप समझ लीजिए कि भगवान बुद्ध ने जितनी यात्रा नहीं की उनसे ज्यादा यात्रा इस व्यक्ति ने भारत की और अपने इन्होंने यात्रा में जीवन के 45 बरस साथियों, जीवन के 45 ईयर्स यानी जीवन के 45 बरस इस व्यक्ति ने अपनी यात्रा में गुजार दिए। सबसे ज्यादा यात्रा करने वाला एक व्यक्तियों में से एक ये माने जाते थे। बाद में ये क्या हो गए साथियों, तो बाद में ये भिक्षु बन गए और बौद्ध भिक्षु के रूप में अपने जीवन को आगे तक पहुंचाया। और अंत में जो इस विचारधारा के ये व्यक्ति थे उस विचारधारा का नाम था साथियों मार्क्सवादी विचारधारा। किसके थे ये, तो ये मार्क्सवादी विचारधारा के हुआ करते थे। लेकिन ये जो मार्क्सवादी विचारधारा के तो थे, लेकिन उसी मार्क्सवादी विचारधारा के अंदर में थोड़ी बहुत समाजवाद वाली इनकी थी, इसीलिए मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा के ये फॉलोअर माने जाते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन की बात करें साथियों तो छपरा से जब इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया तो उस टाइम पीरियड में अंग्रेजों ने इनको बहुत दबाने का प्रयास किया। हालांकि अंग्रेजों के खिलाफ लेख लिखने के कारण, अंग्रेजों के खिलाफ मंचों पर कई जगह भाषण देने के कारण इन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और कई बार ये जेल में भी बंद किए गए। अब बात आती है असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान साथियों ये महात्मा गांधी से काफी प्रेरित हुए और प्रेरित होने के बाद इन्होंने 1919 में जो हमारे अमृतसर के अंदर में जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उसके खिलाफ साथियों इन्होंने आवाज उठाया और आवाज उठाकर अपनी आवाज को बुलंद किया था और असहयोग आंदोलन में ये शामिल हुए थे। अब बात आती है साथियों अगले टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम है असहयोग आंदोलन। अब हम असहयोग आंदोलन को तो पूरा नहीं देखेंगे, लेकिन हम लोग असहयोग आंदोलन बिहार में जरूर देखेंगे। हम लोग असहयोग आंदोलन बिहार में जरूर देखेंगे। तो आइए बातचीत करते हैं असहयोग आंदोलन के बिहार में क्या परिप्रेक्ष्य हैं। पहला परिप्रेक्ष्य बिहार के अंदर में जो आता है साथियों, आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन का एक मुख्य केंद्र के रूप में बिहार स्थापित हुआ करता था। कई बार एग्जाम के अंदर में होगा मेरे भाई, इतना ग्रीन कमेंट करने की जरूरत नहीं है सुधीर कुमार जी, बिल्कुल हो जाएगा, है ना, करा देंगे। बिहार के अंदर में, और यहीं पढ़ा रहे पढ़ लीजिए ना, कहीं तो पढ़ना ही है ना। मेन ऐसा थोड़ी कि हम कोई अंतर करते हैं पेड बैच और यूट्यूब में, यहीं पढ़ लीजिए आप। बिहार आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन के केंद्र के रूप में साथियों पटना एक एस्टैब्लिश केंद्र हुआ करता था और असहयोग के केंद्र के रूप में जाना जाता था, या यूं कहें कि बिहार ही असहयोग आंदोलन का केंद्र हुआ करता था। लेकिन बिहार के अंदर में इसकी शुरुआत कब हुई थी साथियों, तो ध्यान रखिएगा पटना के अंदर में अप्रैल महीने में 3 अप्रैल का डेट याद रखिएगा साथियों। 3 अप्रैल 1920 को साथियों क्या हुआ था, तो पटना के अंदर में एक भाषण हुआ था। और जानते हैं पटना के अंदर में इस भाषण को किसने दिया था, तो पटना के अंदर में इस भाषण को दिया था मौलाना मोहम्मद शौकत अली ने। इस भाषण को किसने दिया था, तो मोहम्मद शौकत अली ने इस भाषण को दिया था। मोहम्मद शौकत अली ने यहां पर भाषण दिया था और इन्होंने इस भाषण के दौरान ये बताया कि अब भारत के अंदर में असहयोग आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं और हमने असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम तैयार कर लिया है। यहां पर 5 नाम आपको याद करने पड़ेंगे जिन नामों ने इनका समर्थन दिया था। इनका समर्थन देने वाले नेताओं की जब बात आती है साथियों, तो समर्थन देने वाले नेताओं में सबसे पहला नाम जयप्रकाश नारायण के ससुर जी बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद का आता है। बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद का आता है, ध्यान रखिएगा। बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद जो अग्रणी नेताओं में से बिहार के एक माने जाते थे, उन्होंने मोहम्मद शौकत अली के इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। और ब्रजकिशोर प्रसाद के अलावा एक और बड़ा नाम बिहार का, जिसका नाम था धरणीधर प्रसाद। क्या नाम था दोस्तों, धरणीधर प्रसाद हुआ करते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार के प्रोमिनेंट नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस दौरान काफी एक्टिव थे और आगे आगे चल के पता
चलेगा कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी बनाए गए थे। उसके अलावा शाह मोहम्मद जुबैर हुआ करते थे, इनका भी नाम बिहार स्पेशल में काफी प्रोमिनेंट है। शाह मोहम्मद जुबैर हुआ करते थे। और इस शाह मोहम्मद जुबैर के अलावा एक नाम जिन्हें आपको नहीं भूलना चाहिए, और बिहार स्पेशल का एक इंपॉर्टेंट नाम जिन्हें आप मौलाना मजहर उल हक के बारे में समझते हैं, मौलाना मजहर उल हक, मौलाना मजहर उल हक। अच्छा, एक और मौलाना हुआ करते थे जो बहुत प्रोमिनेंटली इनको सपोर्ट करते थे, और उस व्यक्ति का नाम था मौलाना नूरुल हसन। क्या नाम था? मौलाना नूरुल हसन इनका नाम हुआ करता था, मौलाना नूरुल हसन, मौलाना नूरुल हसन। ये सारे लोग साथियों क्या हुआ करते थे, तो ये सारे लोग इनके समर्थन में आ गए और इन्होंने बोला कि हाँ हाँ हम किस चीज का समर्थन कर रहे हैं, तो इन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का समर्थन किया था। किसका समर्थन किया? तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का सहयोग किया था। अब एक बात समझिए, ये बात कब की है? ये बात अप्रैल की है, जबकि महात्मा गांधी अगस्त में इसकी घोषणा करेंगे। लेकिन एग्जाम के अंदर में सवाल पूछा, टीआरई 2 के अंदर में भी सवाल आया, बीपीएससी में भी आया कि ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने बिहार में असहयोग आंदोलन का विरोध किया था? ऐसा कौन व्यक्ति था? तो आपको 3 नाम पता होने चाहिए। 3 ऐसे बड़े नेता तो बहुत थे, लेकिन 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने बिहार में असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। तो ये तो समर्थन वाले नेता हो गए। अब बात कर लेते हैं कि बिहार के अंदर में बिल्कुल जानने का हक है कि बिहार में साथियों, आपको जानने का हक है कि बिहार में असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया था। कोई अगर नाम जानते हैं तो बताइए। बिहार में असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया था? अगर आप जानते हैं विरोध किसने किया था तो आप जरा कमेंट करके बताइए। असहयोग आंदोलन का साथियों विरोध करने में सबसे पहला नाम बिहार के एक सबसे बड़े नेता सच्चिदानंद सिन्हा का हुआ करता था। सच्चिदानंद सिन्हा का हुआ करता था। बिहार का एक सबसे बड़ा नाम सच्चिदानंद सिन्हा का हुआ करता था। और जब हम सच्चिदानंद सिन्हा की बात करते हैं दोस्तों, जब हम सच्चिदानंद सिन्हा की बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा एक बिहार के बड़े नाम हुआ करते थे, है ना। बिहार का बड़ा नाम हुआ करता था जिसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। एक बार अगर आपको मेरी आवाज सही मिल रही है तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि यस सर ऑडियो एंड वीडियो बोथ इज क्लियर। आप जरा बता दीजिए कि यस सर ऑडियो एंड वीडियो बोथ इज क्लियर। एक बार आप जरा कमेंट करके बता दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तक सर आवाज नहीं आई है, तो एक बार जरा बता दीजिए कि यस ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या। यस और नो में उत्तर दे दीजिए कि क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है। अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्या ये क्लास में क्लियर है? सुनिए, अब सच्चिदानंद सिन्हा जो है काफी प्रोमिनेंट नेता हुआ करते थे, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा के अलावा भी 2-3 लोग और थे जो काफी प्रोमिनेंटली यहां पर काम कर रहे थे, जिसमें दूसरा एक नाम था सरफराज हुसैन खां का। किसका नाम था? सरफराज हुसैन खां का नाम था साथियों। सरफराज हुसैन खां का नाम था। किसका नाम था? सरफराज हुसैन खां का नाम था। और जब हम सरफराज हुसैन खां की बात करते हैं, एक मिनट वेट कीजिएगा, क्या हो गया इसको? जब हम सरफराज हुसैन खां की बात करते हैं तो सरफराज हुसैन खां जैसे एक नेता जो हैं, बड़े नेता हुआ करते। चलिए, तो सरफराज खान के अलावा एक और नेता हुआ करते थे, और उस नेता का नाम साथियों क्या था? तो उस नेता का नाम हसन इमाम हुआ करता था। हसन इमाम। तो जरा एक बार कमेंट करके सब लोग हसन इमाम बताइए। सब लोग एक बार हसन इमाम बताइएगा। सब लोग एक बार। ठंड नहीं लगती है क्या? ठंड तो लगती है मेरे भाई। ठंड क्यों नहीं लगेगी? हम भी तो आदमी ही है ना। हसन इमाम का नाम कनेक्ट कीजिए। हसन इमाम। तो हसन इमाम हुआ करते थे साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 3 लोग थे जिन्होंने प्रमुखता के साथ इसका विरोध किया था, लेकिन फिर भी ऐसा कोई बहुत झगड़ा नहीं हुआ।
अब अंग्रेज क्या करेंगे, तो कांग्रेस अब दिमाग लगाएगी और सोचेगी कि कांग्रेस बिहार में अपने आप को मजबूत करे। अब कांग्रेस की अगली रणनीति क्या थी कि कांग्रेस बिहार में अपने आप को, बिहार में मजबूती चाहती थी, बिहार में अपने आप को क्या करना चाहती थी, मजबूती चाहती थी। और मजबूत होने का मतलब था कि कांग्रेस अपने साथ ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को क्या करना चाहती थी, तो सदस्यों को जोड़ना चाहती थी, सदस्यों को जोड़ना चाहती थी। ध्यान रखना, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है जो यहां से पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए अपने सदस्यता शुल्क को 1 रुपया से घटाकर कितना कर दिया। एग्जाम में सवाल आएगा कि सदस्यता शुल्क को 1 रुपया से घटाकर कितना कर दिया, यह आपसे पूछना है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि सदस्यता शुल्क को, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग उत्तर कमेंट कीजिए इसका। सदस्यता शुल्क को 1 रुपए से घटाकर, साथियों सदस्यता शुल्क को 1 रुपए से घटाकर 25 पैसे कर दिया गया। 1 रुपए से घटाकर 25 पैसे की बात आती है तो 25 पैसे कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, कर दिया गया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस के साथ क्या कर सके, तो कांग्रेस के साथ जुड़ सके और सदस्यों की संख्या बढ़े। अब ये इनका उद्देश्य ये था कि कांग्रेस के अंदर में ये सदस्यों की संख्या को बढ़ाना चाहते थे। तब तक इधर ये सदस्यता शुल्क को बढ़ा रहे थे, तब तक मुसलमानों के अंदर में बड़ी जागृति हुई और यहां पर फुलवारी शरीफ में दरगाह शरीफ है और आप जानते हैं कि इसी फुलवारी शरीफ में साथियों क्या हुआ, तो इसी सदस्यता शुल्क को बढ़ाया। तब तक पटना के फुलवारी शरीफ, ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, बहुत लोग गलती करते हैं। बिहार में एग्जाम में सवाल पूछता है कि बिहार के अंदर में सबसे पहली बार असहयोग का प्रस्ताव बिहार में कहां पारित हुआ, तो इसी फुलवारी शरीफ में जुलाई के अंदर में साथियों। किस महीने में? तो जुलाई 1920 के अंदर में जो फुलवारी शरीफ में खलीफा हुआ करते थे, जिनको खलीफा का पदवी था, उसी खलीफा ने असहयोग का प्रस्ताव पारित किया। याद रखिएगा, गांधी जी से पहले असहयोग का प्रस्ताव सबसे पहले यहां पर पारित हुआ। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पारित करेंगे और इसी व्यक्ति ने फुलवारी शरीफ में, खलीफा जो वहां फुलवारी शरीफ के हुआ करते थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव क्या कर दिया, तो पारित कर दिया। जब ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जुलाई में पारित हुआ तो जुलाई के बाद कौन सा महीना आएगा? अगस्त का महीना आएगा। तो अगस्त के अंदर में साथियों 28 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 1920, 28 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 1920 तक क्या हुआ साथियों, तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस की बैठक हुई। आप जानते हैं, आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि जैसे भारतीय लेवल पर कांग्रेस है, वैसे ही बिहार प्रांतीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1908 के अंदर में, मद्रास वाले अधिवेशन में इसको अप्रूवल मिला था और यह भी हर वर्ष अधिवेशन करता था। तो एग्जाम में पूछा TRE 3 के अंदर में कि 12वां अधिवेशन कहां हुआ था, तो साथियों बिहार प्रांतीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन का स्थान हुआ करता था भागलपुर। और एग्जाम में पूछा कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए। ये तीनों क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है TRE 1 में, 2 में, 3 में। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था कौन सा, तो 1920 का अधिवेशन। ये जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा है, ये अधिवेशन जो 28 से 30 अगस्त को हो रहा है, ये 12वां अधिवेशन था, इसका स्थान भागलपुर था। एग्जाम में सवाल पूछा कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष कौन बने, तो अध्यक्ष बने साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए और यहां भागलपुर के अंदर में बैठक हुई। साथियों जब भागलपुर में यह बैठक हुई तो इस भागलपुर की बैठक का निर्णय हुआ और भागलपुर की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अभी तक महात्मा गांधी 1 अगस्त को शुरू करने वाले थे, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया है। वैसी परिस्थिति के अंदर में असहयोग का प्रस्ताव हम पारित करेंगे। और इस बैठक के अंदर में साथियों पहली बात ध्यान रखना, इस बैठक के अंदर में पहली बात जो ध्यान रखना कि असहयोग का, एग्जाम में पूछेगा कि बिहार के अंदर में असहयोग का प्रस्ताव किसने पेश किया, तो असहयोग का प्रस्ताव साथियों धरणीधर प्रसाद ने पेश किया। किसने पेश किया, तो असहयोग का प्रस्ताव जो है धरणीधर प्रसाद ने पेश किया। सभी लोग एग्जाम में ये कमेंट करिए तो कमेंट बॉक्स में, किसने पेश किया, तो धरणीधर प्रसाद
ने पेश किया। असहयोग का प्रस्ताव किसने पेश किया? तो धरणीधर प्रसाद ने क्या किया? तो धरणीधर प्रसाद ने इस असहयोग का प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद इस असहयोग को बाबू ब्रजकिशोर ने समर्थन दिया, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद ने समर्थन दिया। लेकिन अनुमोदन में 4 लोगों का नाम आता है। अनुमोदन में सर बिहार में अध्यक्ष, कांग्रेस में कौन अध्यक्ष प्रस्ताव? अरे रुको भाई, बता रहा हूं, मेरे बात बता रहा हूं। पढ़ाने का जुनून और छात्रों की उम्मीदों का ख्याल सर को मौसम से परे बना दिया है। मेरे भाई बस मोहब्बत जिंदाबाद रखिए, बाकी तो कलेजा निकाल के आपके लिए दे देंगे। और इंतजार करिएगा, ऑफिसर्स एकेडमी एक इतनी बड़ी घोषणा करेगी, वो शायद इतिहास बदल जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब यहां पर असहयोग का प्रस्ताव, सभी लोग जरा कमेंट करिए तो धरणीधर प्रसाद का नाम, असहयोग का प्रस्ताव धरणीधर प्रसाद ने पेश किया। लेकिन जब इन्होंने प्रस्ताव पेश किया तो होता है ना अनुमोदन करना या समर्थन करना, तो इसके अनुमोदन के रूप में 4 लोगों का नाम आपको याद, किसने अनुमोदन किया? तो अनुमोदन में जो सबसे पहला, शाह मोहम्मद जुबैर का नाम। शाह मोहम्मद जुबैर कहां? तो मुंगेर के अंदर में शाह मोहम्मद जुबैर का नाम ध्यान रखिएगा, शाह मोहम्मद जुबैर का नाम। अच्छा, आप लोगों को पता है ना कि ऑफिसर्स एकेडमी ने आज टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है। तो आप टेस्ट सीरीज अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप टेस्ट सीरीज हमारा ऑनलाइन में ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन में भी मुसल्लमपुर हाट में ब्रांच नया खुला है ऑफिसर एकेडमी का, जहां पीआरटी का नया बैच अभी आ रहा है ऑफलाइन के अंदर में। उसके बाद ऑनलाइन के अंदर में भी नए बैचेस की घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी। टेस्ट सीरीज आज लॉन्च कर दिया गया है, तो आप टेस्ट सीरीज जाके द ऑफिसर्स एकेडमी के ऐप पर डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज को शुरू कर सकते हैं। मंडे से ये टेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि शाह मोहम्मद जुबैर कहां के थे, तो सभी लोग कमेंट करेंगे मुंगेर। याद है ना, मुंगेर में गोली मार दिया गया था। और मुंगेर में एक साथ कितने लोगों को गोली मारा गया था, जरा कमेंट में बताइए। तो दूसरा, मोतिहारी के अंदर में, अरे भाई इसका तो पीडीएफ मिल जाता है यार, स्क्रीनशॉट क्यों लेना है भाई? इसका तो पीडीएफ मिलता है फ्री में, इसका तो पीडीएफ मिलता है फ्री में। ऊपर में व्हाट्सएप का लिंक लगा हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाता है, उसमें डेली आता है। दूसरा जो नाम है वो पटना से एक व्यक्ति हुआ करते थे, नाम था गौरव प्रसाद, सॉरी पटना कह रहे, मोतिहारी से हुआ करते थे, उनका नाम था गौरव प्रसाद। गौरव प्रसाद कहां के साथियों? तो गौरव प्रसाद मोतिहारी के हुआ करते थे, मोतिहारी के। इन्होंने भी वहां पर अनुमोदन किया था। जबकि पटना से गुलाम, याद होगा ना, गुलाम इमाम हुआ करते थे पटना से। गुलाम इमाम कहां से हुआ करते थे? तो गुलाम इमाम साथियों पटना से हुआ करते थे। और पटना से साथियों इन्होंने क्या किया? तो इस आंदोलन का समर्थन किया, अनुमोदन किया। और जब इन्होंने इस आंदोलन का अनुमोदन किया, उसके बाद गांधी जी के द्वारा जितने भी कार्यक्रम असहयोग के बताए गए थे, उस असहयोग के आंदोलन के दौरान इस सारे कार्यक्रमों को फलित किया गया। उसके अलावा एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था अखिल भारतीय कांग्रेस की तरफ से एक बिहार राज्य के अंदर में समिति बनाई गई थी, जिस समिति के अंदर में ब्रजकिशोर प्रसाद ने भागलपुर के अधिवेशन के दौरान सर्वसम्मति से स्वराज और असहयोग का प्रस्ताव जो है पारित किया था। और इसके बाद जब यहां पर पहली बार इसी में जब क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग का प्रस्ताव क्या कर दिया? पारित कर दिया। असहयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया। और जब इन्होंने असहयोग का प्रस्ताव पारित किया, तब जो है दिल्ली में बैठे लोगों को मिर्ची लगी। और तब जाकर आनन फानन में लाला लाजपत राय, आपको याद होगा लाला लाजपत राय ने क्या किया? तब जाके आनन फानन में लाला लाजपत राय ने साथियों क्या किया? तो लाला लाजपत राय ने असहयोग का प्रस्ताव पारित किया। अच्छा, इसी आंदोलन के दौरान मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। महात्मा गांधी ने यहां पर एक घोषणा की थी, एग्जाम में पूछता है कि गांधी ने किस आंदोलन के दौरान एक नारा दिया था, और वो नारा था एक वर्ष के भीतर स्वराज। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एक वर्ष के भीतर स्वराज का नारा, जरा कमेंट करना किस आंदोलन के दौरान? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान जो है क्या किया था? एक वर्ष के भीतर इसकी बात कही गई थी। एक सवाल और पूछना चाहता हूं। क्या बात कर रहे हो यार, कम्युनिटी में पीडीएफ जा रहा है, सबको पीडीएफ मिल रहा है कि नहीं? यस नो में कमेंट करिए। बिल्कुल, जो लोग इसमें, ग्रुप फुल है सर, अब फुल का तो आइडिया नहीं है, लेकिन इतना हमको पता है कि जो लोग ज्वाइन किए हैं उनको मिल रहा है, इतना हमको पता है। अच्छा, अब आप जानते हैं, एक बात बताऊं, नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या कर दिया है? शराबबंदी कर दी। एक अच्छा कदम है, लेकिन जानते हैं महात्मा गांधी ने पहली बार इसी आंदोलन के दौरान शराबबंदी की घोषणा की थी। पता है आपको? डू यू नो दिस और नॉट?
इसी टाइम पीरियड में महात्मा गांधी बिहार आए थे। महात्मा गांधी साथियों दिसंबर 1920 में, चलिए बता ही देता हूं वो भी कहानी। दिसंबर 1920 में बिहार आए महात्मा गांधी, दिसंबर 1920 में बिहार आए। और जानते हैं जब ये बिहार आए तो भागलपुर गए, सबसे पहले ये भागलपुर गए। और भागलपुर में जाने के साथ, अच्छा ये अकेले भी आए थे, इनके साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद हुआ करते थे, इनके साथ मौलाना शौकत अली हुआ करते थे, ये सारे लोग हुआ करते थे। ये जो है यहां से बिहार आए और बिहार से आने के बाद ये सीधे कहां गए तो भागलपुर गए। और जब भागलपुर गए साथियों तो इसी भागलपुर के अंदर में उन्होंने नीतीश कुमार जी को ज्ञान दे दिया। और इसी भागलपुर के अंदर में पहली बार पूर्णतः शराबबंदी लागू करवाई, पूर्णतः शराबबंदी लागू हुआ। और बिहार के अंदर में पहली बार ये जो शराबबंदी आंदोलन है यहीं पर लागू हुआ था। आप इमेजिन कर सकते हैं। गांधी जब यहां पे आए थे तो आपको पता है कि महात्मा गांधी ने सदाकत आश्रम का फीता काटा, महात्मा गांधी ने जो वो स्कूल है बिहार विद्यापीठ, जिसे राष्ट्रीय महाविद्यालय कहते हैं, बिहार विद्यापीठ का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया 1921 के अंदर में महात्मा गांधी ने। मौलाना मजरूल हक उसके चांसलर यानी कुलाधिपति बनाए गए, उसके कुलपति बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद बनाए गए थे, और उसके बाद उसके प्रिंसिपल जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 सवाल आते हैं, वो तीनों बता देना चाहता हूं, जरा बताना मुझे। 3 सवाल आते हैं। सबसे पहले पूछता है बिहार विद्यापीठ, क्योंकि इसी टाइम पीरियड का है, समझ लीजिए। देखिए जब विद्यापीठों की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि असहयोग के दौरान जब हमने अंग्रेजों के स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया तो भारत में कुल कितने विद्यापीठ खुले, जरा सभी लोग कमेंट करना। तो कितने विद्यापीठ खुले, जरा कमेंट करना। कितने विद्यापीठ खुले? तो कुल विद्यापीठों की संख्या कितनी थी? 6 विद्यापीठ थे। कौन कौन से विद्यापीठ हैं भाई? तो सबसे पहला जो विद्यापीठ है उसे आप कहते हैं बिहार विद्यापीठ, उसे आप क्या कहते हैं? तो बिहार विद्यापीठ। दूसरा जो है उसे क्या कहते हैं? तो गुजरात विद्यापीठ, उसे आप क्या कहते हैं? गुजरात विद्यापीठ। एग्जाम में पूछेगा कुल कितने विद्यापीठ। तीसरा आपसे पूछता है तो आप कहते हैं काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ। चौथा आपसे पूछता है तो आप कहते हैं महाराष्ट्र विद्यापीठ। आप क्या कहते हैं? महाराष्ट्र विद्यापीठ। अब पांचवा जब आपसे पूछता है तो आप कहते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया। पांचवा जब आपसे पूछता है तो आप क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया। और छठा जब आपसे पूछता है तो आप कहते हैं बंगाल कॉलेज। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, कई जगह बंगाल कॉलेज मिलेगा, कई जगह विद्यापीठों की संख्या दी गई। मुझे उससे नहीं मतलब है। मुझे किस बात से मतलब है? मुझे सिर्फ एक बात से मतलब है, और वो है बिहार विद्यापीठ। मैं बिहार विद्यापीठ, चूंकि ये बिहार स्पेशल वाला पोर्शन है इसलिए बता रहा हूं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन, इसका उद्घाटन कितने तारीख को हुआ, डेट पूछा जाएगा। तो 6 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1921 को 2 चीजों का उद्घाटन हुआ था। एक इंजीनियरिंग कॉलेज वाला मामला था, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय जिसको कहते हैं, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ था। और दूसरा आप कहते हैं बिहार विद्यापीठ। लेकिन यहां पे 3 सवाल आते हैं साथियों। जो पहला सवाल सबसे पूछता है कि कुलाधिपति किसको बनाया गया। एग्जाम में आपसे पूछेगा दोस्तों, जरा कमेंट करके बताइए कि कुलाधिपति किसको बनाया गया। तो आप उत्तर लिखेंगे साथियों मौलाना मजहरुल हक। सभी लोग लिखिए मौलाना मजहरुल हक। सभी लोग लिखेंगे मौलाना मजहर उल हक, मौलाना मजहरुल हक। दूसरा आपसे पूछेगा कि कुलपति किसको। देखो एग्जाम में ना गलती हो जाती है, एग्जाम में गलती हो जाती है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कुलाधिपति और कुलपति इन दोनों में। तो कुलाधिपति बने मौलाना मजहरुल हक, जबकि कुलपति बने बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद। ये दूसरा था। तीसरा आपसे पूछता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? इसको प्राचार्य कहते हैं। तो प्राचार्य में तो बिहार का सबसे फेवरेट आदमी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया।
तो ये भी एक बिहार स्पेशल का क्वेश्चन बनता है साथियों। बताने को बहुत है, बताने को यहाँ पर बहुत है। आप भी जानते हैं कि मौलाना मजरुल हक जो यहाँ पे पटना इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ के उनके एक मित्र हुआ करते थे खैरू मियाँ के मकान में कोचिंग खोला, कोचिंग खोलकर छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। बाद में वो धीरे धीरे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑफिस बन गया और बाद में उसी का नाम सदाकत आश्रम कर दिया गया। और उसी सदाकत आश्रम से TRE 3 का क्वेश्चन है कि द मदरलैंड अखबार का संपादन किसने किया, द मदरलैंड अखबार को किसने प्रकाशित किया, तो यही मौलाना मजरुल हुआ करते थे, जिन्होंने सदाकत आश्रम से एक समाचार पत्र छापा जिसका नाम था द मदरलैंड। और द मदरलैंड का काम क्या था, उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन के दौरान उसका प्रचार प्रसार करना, हिंदू मुसलमानों को एकत्रित कर, संगठित कर, एकता के साथ बांधे रखना और सदाकत आश्रम के अंदर में जितने भी छात्र हुआ करते थे उनको धीरे धीरे चरखा चलाना और स्वयं पर आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे ले जाना। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? अगर सभी लोगों को क्लियर है तो एक बार जरा कमेंट करके बताइए, एक बार जरा कमेंट। चलिए तब आगे बढ़ते हैं साथियों। अभी यहां पे बताने को बहुत कुछ है। अच्छा एक बात बताऊं, एक बड़ा मजा आएगा। इसी टाइम पीरियड पर बिहार में ब्रिटेन के जो राजा हुआ करते थे, जिन्हें प्रिंस ऑफ क्या कहते हैं, वेल्स कहते हैं, वो प्रिंस ऑफ वेल्स बिहार आए थे। और बिहार के अंदर में एग्जाम में एक सवाल पूछता है कि बिहार के अंदर में वो कौन व्यक्ति था जिसने प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध करने का नेतृत्व लिया था। तो हजारीबाग अधिवेशन हुआ करता था और उसी अधिवेशन में यह तय किया गया था कि जब बिहार आएंगे प्रिंस ऑफ वेल्स तो उनका विरोध करेंगे। और प्रिंस ऑफ वेल्स कब आए थे? तो आपको ही पता होगा कि प्रिंस ऑफ वेल्स 22 दिसंबर को आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स कब आए थे? यहां से दो सवाल आते हैं, दोनों बता देता हूं। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है बिहार कब आए? तो 22 दिसंबर 1921। सभी लोग ये डेट कमेंट कीजिए। 22 दिसंबर 1921 को वो बिहार आए। और जब बिहार आए तो बिहार आने से पहले इनके विरोध की तैयारी हो चुकी थी और विरोध की तैयारी हुई थी हजारीबाग के अधिवेशन में। जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था, वहां तय हो गया कि हम इनका विरोध करेंगे। मतलब वो नहीं है। सवाल ये पूछता है कि किसने विरोध का नेतृत्व किया था, यानी जो बिहार विद्यार्थी परिषद थी इसका विरोध किसने किया? तो बिहार विद्यार्थी परिषद ने विरोध किया था। बिहार विद्यार्थी परिषद ने इसका विरोध किया। आपसे मतलब वो नहीं है, सवाल ये पूछेगा कि बिहार विद्यार्थी परिषद ने जब इसका विरोध किया तो वैसी परिस्थिति के अंदर में इसका नेतृत्व कौन कर रही थी, यही एग्जाम में आता है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक नाम लिखें, सरला देवी। सरला देवी, मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक नाम लिखें, सरला देवी एक नाम लिखें। और यही सरला देवी थी जिन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स का क्या किया था? तो बिहार आने पर विरोध किया था। बिहार आगमन पर उन्होंने विरोध किया था। सर मैं एग्जाम के लिए नहीं, बस आपसे हिस्ट्री नॉलेज को एनहांस करने के लिए पढ़ती हूं। आप मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कैसे इतना याद कर लेते हैं? SST बाई नंदनी जी, आप जो है आप भी बहुत दिन से जब रोज पढ़ाइएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स का भी स्पेलिंग सब गलती लिखता है, बताइए। कमेंट इतना तेजी से जा रहा है। अच्छा, आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसे होंगे जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला जाता है, ऑफिसर्स एकेडमी अपना टेस्ट सीरीज बिहार के गांव गांव में संचालित कर रहा है। ऑफिसर्स एकेडमी अपना टेस्ट सीरीज क्या कर रहा है? तो बिहार के गांव गांव में टेस्ट सीरीज चला रहा है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसे लोग हों जो अपने इलाके में, जिनकी कोचिंग संस्थान हो जहां पे 100, 200, 500 विद्यार्थी पढ़ते हो और उस गांव में शिक्षक भर्ती का कोचिंग चलता हो, तो उनको बताइए कि ऑफिसर्स एकेडमी एक साल का फ्रेंचाइजी दे रहा है आपको, और वो हर साल रिन्यूअल होगा। फ्रेंचाइज मॉडल दे रहा है और ये फ्रेंचाइज जो है मात्र 6,000 रुपए सालाना पर दे रहा है। एक साल का फीस है, 6,000 रुपए साल में देना है हमको। उसके अलावा हमको 1 रुपया उस फ्रेंचाइजी से नहीं चाहिए। और इस 6,000 रुपए सालाना का मतलब हो गया 500 रुपया महीना। और 500 रुपया महीना में जो भी कोचिंग वाले हैं, जो कोचिंग चला रहे हैं, वो हमारा ऑफिसर एकेडमी का बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ से पटना से जितना टेस्ट हमारे यहाँ होता है पटना में, PRT का, 6 to 8 का, 9, 10th का, दरोगा का, BPSC का,
बिहार एसएससी का, रेलवे का, जैसे जैसे एग्जाम आएगा सबका टेस्ट सीरीज का पेपर फ्री में आपको देंगे। आप बच्चों का वहां टेस्ट लीजिए, आप उनसे फीस लीजिए और आप सारा पैसा उनसे लेके रख लीजिए, लेकिन आप उस बच्चों को गुणवत्तापूर्ण टेस्ट सीरीज का पेपर दे दीजिए। अगर आप ऐसे किसी कोचिंग संचालक को जानते होंगे तो उनको ये बताइएगा कि ऑफिसर एकेडमी ने शुरू कर दिया है, और इसके लिए संपर्क करने के लिए, फ्रेंचाइजी लेने के लिए ऑफिसर्स एकेडमी का जो संपर्क करना है उसका जो मोबाइल नंबर है वो है 73230, ये नंबर याद कर लीजिएगा, 73230177748। तो अगर आप किसी को जानते हैं तो इसका मैं हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इसका नाम है एकलव्य। एकलव्य के नाम से हम लोगों ने फ्रेंचाइजी देना शुरू किया है। अभी तक बिहार में लगभग 70 से ज्यादा सेंटर्स हमने फाइनल कर लिए हैं। धीरे धीरे सभी सेंटर्स पर यह टेस्ट चलने लगेगा। पहले से भी हमारा चल रहा था लेकिन एक्टिव नहीं था। तो कोई भी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो उनको बता दीजिएगा कि आपके गांव में भी अगर कोई टेस्ट सीरीज चलाना चाहता है, लेकिन कम से कम 50-100 बच्चे उनके पास होने चाहिए ताकि वो टेस्ट चला पाए। तो आप उनको जरूर बताइएगा, उनको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा, उनको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, ये नंबर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, उनको दे दीजिएगा। सीरियस लोग फोन करें। ये 500 रुपए महीने के अंदर में जितना पैसा आएगा टेस्ट सीरीज से सब उसी टेस्ट सीरीज के मालिक का होगा। हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, बस हमको इतना ही चाहिए। हम आपसे ये 500 रुपया महीना उस कोचिंग वाले से इसलिए लेंगे ताकि कोई भी चीज फ्री में देंगे तो उसका कीमत और कद्र नहीं होता है। ठीक है, तो 1000 रुपए 1 साल का लगेगा, 6000 रुपए प्लस इस पर 18% जीएसटी लगेगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और वो हमारा टेस्ट सीरीज चला सकते हैं और हम उनको बहुत मदद भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम कहीं बता रहे थे, आपको कुछ बता रहे थे, वहां पे बीच में रुक गए। बिहार परिषद का नेतृत्व जो है सरला देवी कर रही थी। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां पर एक दल बनाया गया था जिसका नाम था बिहार कौमी सेवक दल। छोड़िए कॉमिक सेवक दल, कभी आगे आएगा तो क्या बोलते हैं, ये करेंगे, मतलब उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक मेरे भाई पूछ रहे हैं कि सर शराब वाली कहानी बता दीजिए। शराब वाली कहानी ये हुआ था ना मेरे दोस्त की, जब महात्मा गांधी ने शराब बंद करवा दिया तो शराब बंद करने के बाद स्थिति ये हो गई साथियों कि सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ था। और जब सरकार को राजस्व का बहुत भारी देखो भाई, हम सब बता सकते हैं, हम पांकी भी बता सकते हैं, है ना, हम पांकी भी बता सकते हैं, हम जपला भी बता सकते हैं, हम डाल्टेनगंज भी। हमको मत छेड़ो यार, प्लीज रिक्वेस्ट है, हमको मत छेड़िए। हम पांकी, डाल्टेनगंज, जपला, चतरा, चक्रधरपुर हम सब बता सकते हैं, लेकिन अब कुछ भी, यूट्यूब की भी एक सीमा है ना। हमने आपको इतना ज्यादा पढ़ा दिया, इतना लोग पेड बैच में पैसा लेके भी नहीं पढ़ाते होंगे। सर महाराष्ट्र विद्यापीठ का पूरा नाम क्या था? महाराष्ट्र विद्यापीठ का पूरा नाम क्या करोगे जान के, ये बताओ। महाराष्ट्र विद्यापीठ लिख दिया है, इसके आगे तिलक लगा लो। क्या लगा लोगे? महाराष्ट्र विद्यापीठ का पूरा नाम क्या था? तो महाराष्ट्र विद्यापीठ बेसिकली बाल गंगाधर तिलक के सम्मान में दिया गया था, इसलिए इसका नाम था तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ। हो गया, दिल को तसल्ली मिल गई। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आप। आईडी पासवर्ड भूल गई हूं, परचेज कोर्स को कैसे खोले? पासवर्ड रीसेट कर लीजिए, नहीं तो कल सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे के बीच में ऑफिसर्स एकेडमी के ऑनलाइन कर लीजिएगा। हाँ, बाद में तो ये हुआ कि जो शराबी लोग जो है, शराब बंद हो गया, सरकार को नुकसान होने लगा। जब सरकार को नुकसान होने लगा तो सरकार ने पियक्करों का फोटो लगाया, चौराहों पर सूची जारी की गई कि ये इस जिले के टॉप 10 पियक्कर हैं, और फिर से शराब को खोल दिया गया। लेकिन बिहार में ये नहीं होगा, बिहार में नहीं होना भी नहीं चाहिए। क्यों होगा भाई? नहीं होना चाहिए बिहार में। चलिए, ये प्रश्न बहुत आसान सा, इसमें कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, है ना, इसमें कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन के 12वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन के 12वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? क्या वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, श्री कृष्ण सिंह थे, बाबू धरणीधर होगा, बाबू धरणीधर थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अभी अभी मैंने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसका पूरा डिटेल डिस्कशन आपको मैं दे चुका हूं, तो इसमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं। ठीक है सर, कुछ सुना दीजिए। अभी सुनाने का मन नहीं है भाई, अभी जो है अभी सुनाने का कुछ भी मन नहीं है, आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, काशी विद्यापीठ जिसको आप बीएचयू कहते हैं मेरे दोस्त, और क्या काशी विद्यापीठ क्या रहेगा? रॉकेट साइंस थोड़ी है काशी विद्यापीठ, इज नॉट रॉकेट साइंस। अच्छा, एक सवाल पूछूं, बिहार स्पेशल का एक क्वेश्चन पूछता हूं कि
साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था पूरे भारत में, तो पटना में साइमन कमीशन का नेतृत्व, मतलब विरोध का नेतृत्व किसने किया था? साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था, साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था, तो पटना के अंदर में उसका नेतृत्व किसने किया था? बस इतना ही कमेंट कर दीजिए, इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इस प्रश्न में कुछ बताने को है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपसे सवाल पूछ रहा है कि किसने नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, क्या वो सैयद हसन इमाम होगा, क्या वो मौलाना मजहरुल हक होगा, क्या वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक होगा? आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि पटना के अंदर में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया, तो उत्तर होगा सैयद हसन इमाम। साथियों, अब ये कौन था आदमी सैयद हसन इमाम? इन्होंने क्यों विरोध किया? तो सैयद हसन इमाम ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। किसका? तो आपको ही पता है कि पूरे भारत के अंदर में रॉलेट एक्ट का विरोध करने का प्रस्ताव रखा गया था। आपको याद है ना, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करवाया था, और ये वही रॉलेट एक्ट है जिसका ओरिजिनल नाम क्या था भाई? तो इसका ओरिजिनल नाम रॉलेट एक्ट नहीं था, द एनार्कियल एंड द क्राइम रेगुलेटिंग एक्ट, द अनार्कियल एंड द क्राइम रेगुलेटिंग एक्ट, द अनार्कियल एंड द क्राइम रेगुलेटिंग एक्ट इसका नाम हुआ करता था। इसको प्यार से लोग रॉलेट एक्ट बुलाते हैं। इसको प्यार से क्या बुलाते हैं? तो रॉलेट एक्ट बुलाते हैं। और रॉलेट एक्ट को पारित किसने करवाया था? तो सर सिडनी रॉलेट ने करवाया था। किसने करवाया था? सर सिडनी रॉलेट ने करवाया था। अब सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट को लाया क्यों भाई? तो अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट को क्यों लाया? तो आप भी जानते हैं कि अंग्रेजों की स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। ये जो अंग्रेज है मेरे दोस्तों, अंग्रेजों की स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। 1917 आते आते दिसंबर 1917 में अंग्रेजों के पैंट गीले हो चुके थे। कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो, लेकिन आप जानते हैं कि 1916 में समझौता हो गया। तो बताइए, ये खुशी की बात है अंग्रेजों के लिए कि दुख की बात है? तो अंग्रेजों के लिए तो दुख की बात है। दूसरा, नरम दल और गरम दल साथियों क्या हो गए? तो नरम दल और गरम दल एक हो गए, इनके बीच भी समझौता हो गया। तो आप जानते हैं कि इनके बीच भी समझौता हो गया, यह भी अंग्रेजों के लिए दुख की बात है। तीसरा साथियों, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह को सत्य और अहिंसा के दम पर, चंपारण सत्याग्रह को सत्य और अहिंसा के दम पर क्या कर दिया? तो चंपारण सत्याग्रह को सत्य और अहिंसा के दम पर जीत दिला दी, किसानों की समस्याओं का समाधान करा दिया। ये भी अंग्रेज नहीं चाहते थे। जब ये तीनों फेज हुआ तो अंग्रेजों को लगा कि कहीं भारत हमारे हाथ से निकल ना जाए, और जब अंग्रेजों को यह लगा कि भारत हमारे हाथों से कहीं निकल ना जाए, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में साथियों उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, क्या नाम था? तो हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, नाम था सर सिडनी रॉलेट। क्या नाम था? जरा बताना, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सर सिडनी रॉलेट। और उसी सिडनी रॉलेट को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके कहा कि साहब, भारत की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। तो बोला, तुम बोल कौन रहे हो? तो उन्होंने बोला, हाँ, मैं भारत से भारत का वॉयसरॉय बोल रहा हूं। तो बोला कि भारत के वॉयसरॉय का क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने कहा, मैं लॉर्ड मॉन्टेग्यू नहीं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड बोल रहा हूं, क्योंकि मॉन्टेग्यू तो राज्य सचिव हैं। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड को जैसे ही व्हाट्सएप के वीडियो कॉल पर देखा, इन्होंने कहा, ठीक है, मैं भारत आता हूं। और तब 1917 में यह आदमी भारत आया। जब भारत आया तो इस व्यक्ति ने क्या किया? तो इस व्यक्ति ने भारत आने के बाद साथियों, भारत आने के बाद इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया, और भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा करने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट की। भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया, और भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा करने के बाद, उपमहाद्वीप का दौरा करने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट किया साथियों, एक रिपोर्ट सबमिट किया। और उस रिपोर्ट के बारे में कहा जाता है कि उसने लिखा कि भारत की आबोहवा में राष्ट्रवाद की भावनाएं फिर से बहुत मजबूत हो रही हैं। किसी भी तरह से भारत में कड़े से कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। और इस व्यक्ति ने क्या कहा? तो इस व्यक्ति ने कहा इस व्यक्ति ने कहा है, वो कौन सी तो लिख रहा है, हलवा कहने गया, कुछ लिखा, हलवा खाने, माजिद अशरफ है, वो कह रहे हैं हलवा खाने। सुनिए, तो रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि भारत में कड़े से कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। भारत में कड़े से कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है, बनाने की जरूरत है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, मेरा एक दिल का इच्छा था, पता नहीं आप कितना पसंद करेंगे। अगर आप पसंद करेंगे तो मैं आपके लिए करने को तैयार हूं।
मैं चाहता हूं कि मैं 15 मिनट शो का एक मैंने ऑफिसर एकेडमी वाले चैनल पे वीडियो डाला है, द ऑफिसर्स एकेडमी के चैनल पर मैंने एक वीडियो डाला। कितने लोगों ने ये वीडियो देखा है? कितने लोगों ने ये 15 मिनट वाला मेरा वीडियो देखा है? जरा बताना तो कि 15 मिनट में मैंने कितने क्वेश्चन कराए हैं, जरा बताओ तो कमेंट बॉक्स में। फिर एक बात मैं आपको बोलूंगा, आपके लिए बड़े फायदे की बात होगी। जरा बताओ मुझे कमेंट करके कि कितना क्वेश्चन मैंने कराया है आपको, कितना। तो मुझे बताना कि कितने क्वेश्चन मैंने इस 15 मिनट वाले शो में कराए थे। द एनॉर्कियल नहीं है रेखा कुमारी जी, एनार्कियल एंड द क्राइम रेगुलेटिंग एक्ट, वेरी बाउट, बहुत बढ़िया। जज ऑफ हाई कोर्ट। गली गली बोल रहा है, चप्पा चप्पा डोल रहा है, आधुनिक इतिहास किंग नहीं यार, आधुनिक इतिहास का विद्यार्थी हूं। किंग मतलब स्वयं भू की उपाधि नहीं ले सकता ना मैं विद्यार्थी हूं। मैं भी आप ही की तरह किताबें पढ़ता हूं, है ना। अभी भी मेरी टेबल पे 2-3 किताबें रखी हुई है जो मैं पढ़ता हूं। हम 50 क्वेश्चन कराए हैं। क्या आप चाहते हो कि वैसे वीडियोस, मेरा एक प्लान था, मैं प्लान बताऊं आपको, मैं एक प्लानिंग कर रहा था आपके लिए। प्लान बताऊं, मैं चाह रहा था कि कम से कम 20,000 क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस का। 20,000 तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कहोगे तो, लेकिन उतना तो हम पहुंचा देंगे, रोज मैं वीडियो करूंगा। मेरा ये मानना था कि 50 क्वेश्चन वाले वीडियो डेली 2 आपको मिले। डेली 2 वीडियो आप देंगे, आप देखेंगे, आधा आधा घंटा 15 मिनट का 2 वीडियो डेली। और मैं चाह रहा हूं कि इसी चैनल पर उसको अपलोड करूं, और इसका टाइम फिक्स कर दूं कि एक वीडियो सुबह 8 बजे आ जाएगा, सुबह 8 AM में एक वीडियो आ जाएगा, और एक वीडियो जो है दोपहर के 2 PM में आ जाएगा। ये 2 स्टाइल कैसा रहेगा? मैं सोच रहा हूं कि एक 8 बजे सुबह में अपलोड कर दूंगा, और एक 2 बजे लाइव नहीं लूंगा, उसको अपलोड करूंगा, क्योंकि वो अपलोड करना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। हाँ, 15 मिनट ही रहने दूंगा। और मैं क्या सोच रहा हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी आपके TRE 1 के क्वेश्चन हैं, 2 के क्वेश्चन हैं, 3 के क्वेश्चन हैं, BPSC के जो प्रश्न पूछे गए हैं, या जो NCERT के क्वेश्चंस हैं, उन सारों को मैं करा दूं। मैं ऐसा सोच रहा हूं, मेरी ये इच्छा है। हाँ? अच्छा बताओ, आपके लिए मैं एक और लाइव क्लास लेना चाहता हूं। एक तो लाइव मेरा हो गया यूट्यूब पर रात में 9 PM में। एक सुबह का टाइम बताओ जिस समय एक लाइव लूं मैं। एक सुबह में आप टाइम बताओ, 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, 10 बजे, 11 बजे, दोपहर में 12 बजे, कितने बजे आपके लिए वो सही रहेगा टाइम? एक क्लास और मैं यूट्यूब पर लेना चाहता हूं, मुझे बताओ कि एक क्लास और कितने बजे लिया जा सकता है? कितने बजे? मतलब मैं आपको ये दावा करता हूं कि जिस बंदे ने ये 50 क्वेश्चन का वीडियो मेरा पूरा देख लिया, जितने वीडियोस में डालूंगा, तो उनके भारत का वो कोई एग्जाम दे, BPSC का टीचर दे, सिविल सर्विसेज दे, यूपी पुलिस दे, दरोगा दे, सिपाही दे, बिहार SSC दे, सचिवालय सहायक दे, रेलवे दे, जो भी एग्जाम दे, वो सब में उसके प्रश्न बढ़ेंगे आंखों के। और वही क्वेश्चन कराऊंगा जिनका डिस्कशन करा चुका हूं, ताकि आपको डिस्कशन ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, बहुत सारे लोग जो 7 बजे वाले हैं वो 1 दिल दें, जो 8 बजे वाले हैं वो 2 दिल दें, जो 9 बजे सुबह चाहते हैं वो 3 दिल दें, जो 10 बजे सुबह चाहते हैं वो 4 दिल दें, जो 11 बजे चाहते हैं वो 5 दिल दें, और इसके बाद हम नहीं चाहते हैं तो कोई दिल हम नहीं देंगे, मार के हथौड़िया से दिल चूर देंगे। जितना दिल देंगे, हमें 7 बजे अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में 1 दिल दीजिए। विकास कुमार सिंह कह रहे हैं आपकी सोच हमारी मंजिल के पास हम सबको लेकर के जाएगी, आपकी सोच को सलाम। अरे हम कौन होते हैं भाई, ऊपर वाला सब कराता है मेरे दोस्त, ऊपर वाला, ऑल माइटी इज देयर। हम लोग तो मोहरा हैं। हम लोग क्या हैं? तो सिंपली एक मोहरा हैं हम लोग, और कुछ नहीं। सीरियसली बता रहा हूं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा हैं, और कुछ नहीं। दू 4 6 6 को दिल दे रहा है। 6 6 को दिल का मतलब क्या हो गया जी? 12 बजे दोपहरिया में,
12 बजे रात में तो नहीं है करा सकते हैं। अब रात कितना रात में करेंगे, पूरा रात पढ़ाते रहेंगे क्या? चलो ठीक है, तो क्लियर हो गया ये बात। खैर सुनिए, तो अब बातचीत मैं कर रहा था कि ये जो है करे से करे कानून बनाने की बात कर रहे हैं। अब ये जो करे से करे कानून बनाने की बात की जा रही है, ये जो करे से करे कानून की बात की जा रही है साथियों, इस कानून में क्या मामला है? इस कानून का मामला सीधा और सरल है दोस्तों। क्या मामला है जरा ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि भारत में करे से करे कानून बनाने की आवश्यकता है। उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट को जमा कर दिया। और इसी रिपोर्ट के आधार पर साथियों, इसी रिपोर्ट के आधार पर रॉलेट एक्ट को पारित किया गया। रॉलेट एक्ट बना। जब रॉलेट एक्ट बना तो महात्मा गांधी ने उस एक्ट का अध्ययन किया और महात्मा गांधी ने यहां दो बातें कही। इस एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा। महात्मा गांधी ने कहा कि इस कानून में क्या लिखा है, तो इस कानून में लिखा है कि शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करके मिनिमम कम से कम या मिनिमम ही लिख दो यहां पे, मिनिमम अरेस्ट करके मिनिमम 2 इयर्स जेल भेजा जा सकता है। 2 साल जेल। मतलब अंग्रेज जिसको चाहे उठा के शक के आधार पर जेल में डाल देंगे और कहेंगे कि भैया क्या, तो 2 साल तक वो कहेंगे कि भैया क्या, तो 2 साल तक वो लोग जेल में बंद रहेंगे। 2 साल तक कहां रहेंगे, तो 2 साल तक जेल में बंद रहेंगे। सर ज्यादा क्वेश्चन जहां से आने के चांस है वही क्वेश्चन करवाइएगा। बिल्कुल वंदना, उतना तो मुझे भी पता है। अच्छा, मैंने जो एक वीडियो कराया है जाके देखिए, वो वीडियो ऑफिसर एकेडमी के चैनल पर है, वीडियो सेक्शन में होगा, लाइव में नहीं होगा, वो वीडियो सेक्शन में होगा, है ना। अब जब ये बात निकली तो महात्मा गांधी ने कहा कि काला कानून है। अच्छा, इन्होंने कानून बना दिया कि कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार होगा शक के आधार पर, उसको ना तो कोई जज साहब के यहां पेश किया जाएगा, ना तो वो कोई अपील कर पाएगा, ना ही कोई वो दलील दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि उसको कोर्ट में पेश करने का इजाजत ही नहीं होगा, और ना ही बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। जब ये कानून आया तो एग्जाम में एक सवाल आएगा कि महात्मा गांधी ने कहा कि इस कानून का पूरे भारत में क्या होगा, तो महात्मा गांधी ने कहा कि पूरे भारत में इसका विरोध होगा। और पूरे भारत में विरोध करने के लिए गांधी ने क्या बनाया, तो स्वराज सभा का गठन किया। गलत, कंफ्यूज हो रहा हूं, सत्याग्रह सभा था शायद, कंफ्यूज हो गया मैं, दिमाग से उतर गया। ठीक है। और इसके बाद महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया, वो टीआरई का क्वेश्चन भी है। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट पर टिप्पणी की और रॉलेट एक्ट के बारे में महात्मा गांधी ने एक कथन दिया। महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि यह कानून स्वतंत्रता विरोधी है। यह कानून स्वतंत्रता विरोधी है और मूल अधिकारों की हत्या है। एग्जाम में पूछेगा कि यह स्टेटमेंट किसका है, तो यह स्टेटमेंट साथियों महात्मा गांधी का है, जो उन्होंने रॉलेट एक्ट के संबंध में दिया था। कॉमर्स का बैच फिनिश हो चुका है, वो रिकॉर्ड देखिए। मैं जितने भी लोग खरीद रहे हैं उनको फिर से एक बात बता देता हूं, जितने भी बच्चे परेशान हैं, भैया आप पीजीटी का बैच अब नया नहीं आता है। पीजीटी का हमने टीआरई 4 का एक बैच शुरू किया था, वही बैच, जो भी लोग पीजीटी का नया बैच खरीद रहे हैं उनको रिकॉर्डेड मिलेगा। ऊपर में लिखा हुआ भी है रिकॉर्डेड, चलिए, तो पीजीटी का ये जो कोर्स है ना, ये रिकॉर्डेड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रॉलेट कानून को गांधी ने क्या कहा कि यह कानून स्वतंत्रता विरोधी है और मूल अधिकारों की हत्या है। उसके बाद गांधी ने यहां पे 2 डेट रखा। गांधी ने सबसे पहला विरोध कब किया? सभी लोग ये डेट कमेंट कीजिए। 30 मार्च 1919 को गांधी ने प्रमुख
प्रमुख शहरों में, बड़े बड़े शहरों में बोला कि हम रॉलेट एक्ट का क्या करेंगे, तो विरोध करेंगे। एग्जाम में ये डेट पूछता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा डेट जो यहां पर है इंपॉर्टेंट, वो है 6 अप्रैल का डेट साथियों। जब ये सक्सेसफुल हुआ, जब ये सक्सेसफुल हुआ तो इनके सक्सेसफुल होने के बाद 6 अप्रैल 1919 को साथियों क्या हुआ, तो 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ, संपूर्ण भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ। अब इसके बाद जलियांवाला बाग पहुंच जाएंगे। अब एक बात और समझिएगा कि संपूर्ण भारत का जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो इसी टाइम पीरियड में पटना में विरोध प्रदर्शन हुआ था, और पटना के अंदर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किसने किया, तो आप भी जानते हैं कि पटना के अंदर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व सैयद हसन इमाम ने किया। मैं चाहता हूं कि सभी लोग यहां कमेंट करें और लिखें कि सैयद हसन इमाम। यहीं पर संपूर्ण भारत की जब बात आई तो पटना में विरोध हुआ, और पटना में सैयद हसन इमाम ने विरोध किया। सैयद हसन इमाम ने प्रमुखता के साथ विरोध किया था रॉलेट एक्ट के टाइम पीरियड में। हालांकि मौलाना मजहरुल हक भी इनके साथ थे, लेकिन नेतृत्व तो सैयद हसन इमाम कर रहे थे। क्लियर है ये बात? सिक्स टू एट का, अब लोग पूछ रहे हैं कि 6 to 8 का, देखिए जो भी लोग नया में ना बैच खरीदना चाहते हैं, नया बैच शुरू हुआ है जिसका नाम है विजयी बैच। विजयी बैच ये न्यू बैच है, इसमें 1 to 5 का नया बैच है, 6 to 8 ऑल सब्जेक्ट ये नया बैच है, 9 10th का ऑल सब्जेक्ट ये नया बैच है, ये भी नया बैच है, ये भी नया बैच अभी तो शुरू हुआ है, ये नया बैच है। लेकिन जब आप 11 12 खरीदेंगे तो 11 12 में आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। रिकॉर्डेड मिलेगा इसलिए क्योंकि ये बैच फिनिश हो चुका है, ये बैच भी खत्म हो गया था, लेकिन नया बैच शुरू किया गया है। इसमें अभी इसमें बहुत ज्यादा क्लास भी नहीं हुआ है, तो जिन लोगों को खरीदना हो ना वो विजयी बैच को खरीदिएगा, 1 to 5 6 to 8 9 10 को खरीदिएगा। और इसी को बैच को, ये तीनों के तीनों बैच क्या है, नए बैच हैं। और जो लोग 11 12 खरीदेंगे वो खरीद सकते हैं, लेकिन अब इतनी कम फीस में तो कोई जीवन में नहीं पढ़ाएगा 11 12, है ना। इसलिए नहीं पढ़ाएगा क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने होते हैं, और सिर्फ मुंह से कहना नहीं है पढ़ाना, पढ़ाना भी होता है, सिलेबस टाइमली खत्म भी करना होता है। ठीक है, देखो मैं उतनी बातें तो नहीं कहना चाहता हूँ, मैं उतनी बातें तो नहीं कहना चाहता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अब रहने दिया जाए, रहने कैसे दिया जाए, पेड बैच में गणित का 90 मिनट कर दीजिए। देखते हैं स्लॉट निकाल के, स्लॉट नहीं मिल रहा है ना, क्लास टकरा जाता है। एक मेरे भाई कह रहे हैं कि सर ये रिकॉर्डेड क्लास है। भाई देखो, हाँ रिकॉर्डेड क्लास है मेरे भाई, इसको निकालो भाई, लाओ बाटा वाला। आज डेट है 13 फरवरी 2025। ठीक है मेरे भाई, ये रिकॉर्डेड क्लास है। अभी टाइम हो रहे हैं रात के 10:05 मेरी घड़ी में। मेरी घड़ी में कितने हो रहे हैं, 10:05 हो रहे हैं। मैंने इसमें एक जो अभी कमेंट आया है उसने लिखा है, शुभम कुमार जी हैं, गुरुदेव आप हमारे मार्गदर्शक, आपके ज्ञान से हम सफल हुए हैं, बहुत बहुत बधाई हो शुभम भाई। व्हाट्सएप पर लिंक नहीं हो रहा। अभी एक बात कहता हूं, एक 4 पंक्तियां इधर बड़ी घूम रही हैं। वो कुमार विश्वास ने एक 4 पंक्ति कही है। कुमार विश्वास ने 4 पंक्तियां कही कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो, ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो, कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, और ये कैसी शोहरतें मुझको, ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला, मैं सब कुछ भूल जाता हूं मगर तुम याद रहते हो, मगर तुम याद रहते हो। तो आप मेरे लिए बहुत करीब हैं, आप सब मेरे दिल के बहुत प्यारे हैं, आप सब हमारे घर के राज दुलारे हैं। परमपिता परमेश्वर से यह मेरी प्रार्थना है कि आप सबको परीक्षा में वो सफल बनाए, और आप सब सफल होकर परीक्षा में खूब खुश रहें, खूब आबाद रहें, माँ बाप का सपना पूरा करें। बस इससे ज्यादा मेरी और कोई चाहत नहीं है, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। अगस्त वाला में तो चल ही रहा है ना, अब कितना, अब आज ही प्रांतीय वो प्रोविंशियल इलेक्शन चला है, खत्म ही हो जाएगा, 4 5 दिन में तो वो बैच खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। तो ये सारे नए बैचेस हैं, जिनको भी नया बैच परचेज करना है वो विजयी बैच को परचेज करें, नाम देख के खरीदें, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन खेरवार आंदोलन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल आया यार। निम्नलिखित में से कौन खेरवार आंदोलन का नेता था। देखो मैं बताना चाहूं तो इसको एक लाइन में बता के निकल जाऊंगा, एक लाइन में, एक शब्द में मैं बता के निकल जाऊंगा। लेकिन खेरवारों की जब बात होती है तो खेरवार ऐसे नहीं है।
आप जानते हैं कि फिर पहले तो इसका उत्तर ले लेते हैं कि खेरवार आंदोलन का नेता कौन था। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसका तो नेता ही नहीं है सर, लेकिन आप जानिए कि इसका नेता भागीरथ मांझी हुआ करते थे। भागीरथ मांझी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा सही उत्तर। लेकिन खेरवार की कहानी क्या है, आपको याद है ना कि आपने क्या बोलते हैं मुंडा आंदोलन पढ़ा था। खेरवार से पहले आपने एक आंदोलन पढ़ा था मुंडा जनजाति के लोगों। तो मुंडा जनजाति के जो लोग थे उन लोगों ने जमींदारों के शोषण से त्रस्त होकर, पुलिस के शोषण से त्रस्त होकर उनका विरोध करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया और उसी आंदोलन का नाम क्या है, खेरवार आंदोलन। तो इस आंदोलन शुरू किसने किया, तो मुंडा और उरांव जाति के लोगों ने। तो सबसे पहला सवाल आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आंदोलन को शुरू किसने किया। तो मुंडा एवं किसने, तो याद रखिएगा मुंडा एवं उरांव जनजाति के लोगों ने। दूसरा प्रश्न यहां पर आता है, इस आंदोलन को दो अन्य नामों से जाना जाता है। इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, दो अन्य। इसे सरदारी लड़ाई कहते हैं। जरा कमेंट करिए तो सभी लोग, इसे क्या कहते हैं, तो इसे सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। लेकिन सरदारी लड़ाई के अलावा, सरदारी लड़ाई के अलावा भी इसे एक नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सफाहर आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, सफाहर आंदोलन। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं कहते हैं, तो भाई कहते हैं, इसे सफाहर आंदोलन के नाम से जानते हैं। और रुकिए इतना ही नहीं, अब जब बात निकली है सफाहर, इसका ले चलें क्या इसको ऑपरेशन थिएटर में, ले चलें इसको ऑपरेशन थिएटर में। बताइए, इसको एक और नाम से जाना जाता है, एक और नाम से इसको जाना जाता है। तो अगर हम कहें आपसे कि इसे किस नाम से जाना जाता है, तो चूंकि भागीरथ मांझी ने इसका नेतृत्व किया था, इसका नेतृत्व करने वाले का नाम भागीरथ मांझी, जिन्हें प्यार से आप बाबा बुलाते हैं, और बाबा ने इसी भागीरथ मांझी ने 1874 किस ईस्वी में, तो 1874 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी साथियों संथाल परगना से। कहां से शुरुआत हुई थी, संथाल परगना से इसकी शुरुआत हुई थी। और भागीरथ मांझी ने संथाल परगना से इस आंदोलन की शुरुआत की थी। और यही कारण है कि इस आंदोलन को क्या कहते हैं, तो इस आंदोलन को भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। इसे क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, यूपीएससी के सिलेबस में बड़े अच्छे से पूछता है, हाँ बिल्कुल पूछता है ये, इसे भागीरथ मांझी आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये तीन नामों से जाना जाता है, एक भागीरथ मांझी आंदोलन, सफाहर आंदोलन और सरदारी लड़ाई। कहते किसको है, तो खेरवार को रहते हैं। अब मामला क्या था, अब इस मामले को समझिएगा। आप किस हिसाब से समझना चाहते हैं, मैं उस हिसाब से आपको समझा सकता हूं। अगर आप पूरा पीछे ले जाना चाहते हैं मुझे, तो मैं संथालों का कहानी खोल दूंगा। अच्छा एक बात बताऊं, जैसे कैसे एक जाति के अंदर में उपजाति होती है, यस और नो जरा बताना। एक जात होता है, उसके अंदर में, जाति के अंदर में उपजाति होती है या नहीं होती है, बताइए। जाति के अंदर में उपजाति होती है ना। तो उसी प्रकार से ये जो संथाल है ना, ये जो संथाल जनजाति है, तो इस संथाल जनजाति के उपजाति हुआ करता था कौन, तो यही खेरवार। खेरवार जो है संथालों की उपजाति हुआ करते थे, मतलब इनका संबंध संथालों से ही था। और प्राचीन युग के अंदर में, प्राचीन काल के अंदर में, ये अपने आप को, इस पूरे टाइम पीरियड को स्वर्ण युग मानते थे। और ये चाहते थे कि इनका जो पुराना जमाना है, जो पुराना रौनक है, वो पुनः स्थापित हो जाए। इस बात को वो कहना चाहते थे, उस भाव को ये कहना चाहते थे। उस बात को ये कहना चाहते थे। अब मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो सभी लोग कमेंट करो। 1874 में हुई। कहां से शुरुआत हुई, तो संथाल परगना से हुई। अब एक बात और समझिए कि भागीरथ मांझी थे कौन भाई, इनका जन्म कहां हुआ था, तो झारखंड के गोड्डा जिले के रहने वाले थे। और ये तालडीहा गांव में पैदा हुए थे। ये झारखंड के गोड्डा के रहने वाले थे। गोड्डा से कौन कौन है, और ये तालडीहा गांव से पैदा हुए थे, तालडीहा से।
ये जो है एकेश्वरवाद के पुजारी थे। एग्जाम में पूछता है कि भागीरथ मांझी जो है, भागीरथ मांझी क्या थे, तो एकेश्वरवादी विचारधारा से प्रेरित थे। इन्होंने लोगों से कहा कि हम जनजातीय आंदोलन में इन्होंने बहुत सारे सुधार की घोषणा की। बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाएंगे जब मैं ये बात बताऊंगा। इन्होंने सबसे पहले, जानते हैं इस भागीरथ मांझी ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जितने भी जनजातीय लोग हैं वो भगवान सूर्य की और देवी दुर्गा की उपासना के अलावा किसी भी अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करें। मतलब एग्जाम में पूछेगा कि खेरवाड़ जो है किस देवी देवता की, ये खेरवाड़ जनजाति बीपीएससी पूछेगा आपसे, पूछ सकता नहीं है, पूछेगा कि खेरवाड़ जनजाति के लोग किस देवी देवता की पूजा करते थे, तो भगवान सूर्य की और देवी दुर्गा की उपासना। याद रखिएगा, सूर्य और देवी दुर्गा, सूर्य एवं दुर्गा की पूजा करते थे। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि सूर्य और देवी की पूजा के अलावा किसी अन्य का पूजा नहीं करने देते थे। देवी के अलावा सूर्य और दुर्गा की पूजा ही सिर्फ करते थे, अन्य देवी देवताओं को नहीं मानते थे। ये एग्जाम का यूपीएससी वगैरह में ये पूछता है, अन्य देवी देवताओं को नहीं मानते थे। अच्छा, एक बात बता दें, कल एक सरप्राइज है, रात 9 बजे आइएगा जरूर। कल रात 9 बजे एक सरप्राइज है, एकदम राइट टाइम 9 बजे रहिएगा, एकदम घड़ी का सुई देखकर 9 बजे उपस्थित रहिएगा। अगर कुछ भी 1 मिनट लेट होइएगा तो आपका कुछ बहुत बड़ा छूट जाएगा, बस इतना ही कहूंगा। कल रात 9 बजे अगर आप 1 मिनट लेट होइएगा तो कल कुछ ना कुछ छूट जाएगा। दूसरा, सिद्धो कानू जो हुआ करते थे, तो सिद्धो कानू जो, ये चूंकि ये तो भैया क्या है, तो ये संथालों की उपजाति है। ये संथालों की क्या है, तो संथालों की उपजाति है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में एग्जाम में पूछता है कि सिद्धू और कान्हू जो हुआ करते थे, इन सिद्धू और कान्हू का जो जन्म स्थल था ना, के जन्म स्थल को ये क्या करते थे, तो इनके जन्म स्थल को पूजा करते थे, वहां पर जाकर प्रार्थना करते थे, तीर्थ स्थल के रूप में, जन्म स्थल को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दी थी। ये दूसरी बात है। तीसरी बात करते हैं कि इन्होंने अपने आप को भिक्षु, बाबाजिया, मेल बरागर इन भागों में बांट रखा था। इन्होंने उपासकों को 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में? तो जो उपासक होते थे उनको 2 भागों में बांटा था। पहला नाम था साफाहोर। इन्होंने उपासकों, जितने भी लोग इनको मानने वाले थे, उपासक जो हुआ करते थे, इन उपासकों को मूलतः 2 नहीं 3 भागों में बांटा था। सबसे पहला जो कैटेगरी था उपासकों का, उसे हम क्या, बहुत डिटेल हो जा रहा है, छोड़ देते हैं यार, डिटेल हो जा रहा है बहुत, इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। दीप नारायण सिंह बता देंगे, भागलपुर में हुआ करते थे। अगर आप कहिएगा तो मैं बता दूंगा। जैसे इसमें एक हुआ था साफाहोर कौन लोग थे? साफाहोर वो लोग थे जो समर्पण के साथ उपासना करते थे, मतलब इसको मानते थे। एक होते थे बाबाजिया, जो बोलते थे कि ठीक है मान लेंगे लेकिन आधा मन से मानेंगे, भिक्षुक उदासीनता के साथ मानते थे। और तीसरा मेल बरागर होता था, जो बेमन से उपासना करते थे। उनको 3 भागों में बांट दिया। एक भगवान में पूर्ण आस्था, एक आधे मन से आस्था, और एक बिना मन की आस्था। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं दरोगा का छात्र हूं, पढ़ता हूं तो ध्यान रखता हूं कि सर का फायदा हो। लाइक कर दो भाइयों, लाइव के बराबर। अच्छा, लाइव के बराबर लाइक कर दो, ठीक है। एनीवेज, चलिए कोई बात नहीं भी लाइक करोगे भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ो, बस हम इतना ही चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, बस इतना ही पे छोड़ देते हैं, इससे ज्यादा डिटेल नहीं लेके चलते हैं, इसमें परेशान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1932 के दौरान पुलिस की गोलियों से कहां 15 आंदोलनकारी, देखिए डेट याद रखिएगा, 15 फरवरी, और 15 आंदोलनकारी की हत्या हुई थी या मारे गए थे। बांका में, मुजफ्फरपुर में, तारापुर में, उपरोक्त में से एक नहीं या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा?
आप बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए, बताने के लिए तो मैं यहाँ पे बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन आप बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। डेट ध्यान रखिए, 15 फरवरी 1932। 32 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 32 की बात। और जगह कौन सा होगा? सुनिए, प्रश्न का जो सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों, वो सही उत्तर होगा तारापुर। कहां होगा? तारापुर। तारापुर में मामला क्या था? तारापुर में मामला बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा सा मामला है। अच्छा, पहले सविनय अवज्ञा को समझते हैं। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक सवाल पूछूं जो बीपीएससी टीआरई 3 का है, अगर आप कहेंगे तो मैं पूछूंगा, प्रीवियस ईयर है, पूछूं? इसी से संबंधित है। सविनय का मतलब होता है साथियों विनम्रता पूर्वक, हाथ जोड़कर, विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर। अवज्ञा का मतलब है कानूनों का पालन नहीं करना। अवज्ञा का मतलब है कानूनों का पालन नहीं करना। मतलब हम हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक कानूनों का पालन नहीं करेंगे। हम विनम्रता पूर्वक क्या करेंगे? तो कानूनों का पालन नहीं करेंगे। ये बात होती है किसकी? ये बात होती है सविनय अवज्ञा का। मेरा एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना, मेरे मन में कौंध रहा है। यहां पे दो तरह के सवाल आते हैं। एक तो क्रोनोलॉजी सजाने आता है, तो वो तो मैं आपको क्लास में पेड बैच में करवा चुका हूं। मेरा एक सवाल है कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? एक बार तो सविनय अवज्ञा हुआ, उसको गांधी ने स्थगित कर दिया। दोबारा सविनय, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जरा कमेंट करके बताइए। ये डेट मैं जानना चाहता हूं। अगर आप डेट बता सकते हैं, अगर आप डेट बता सकते हैं। एक मेरे भाई कह रहे हैं कि सब कुछ फ्री में पढ़ा दीजिएगा क्या? नहीं भाई, सब कुछ फ्री में काहे पढ़ाते हैं? क्यों पढ़ाएंगे सब कुछ फ्री में? नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है। अरे भाई, दीप नारायण सिंह क्या है? तुमको कितना जानना है दीप नारायण सिंह के बारे में? बोलो, कै को बात बताऊं? भागलपुर में थे कि कहां थे, वो सब बता दूंगा। बोलो। दीप नारायण सिंह और इनके एक भाई हुआ करते थे, सॉरी भाई कह रहे हैं, पिता हुआ करते थे, तेज नारायण सिंह। पहले दीपे नारायण सिंह बता दूं? बड़ी देर से कॉपी में पेस्ट कर रहे हो कमेंट में। आपके आशीर्वाद से टीआरई 3 में सिलेक्शन हो गया, तो अब हो गया, तब फिर क्लास क्यों कर रहे हो? कंपटीशन बढ़ा रहे हो? फिर भी आपके सारे क्लास देखता हूं, मन नहीं भरता है। प्रवीण प्रियांशु जी, खूब बधाई आपको प्रवीण जी। हम जानते हैं इतना बतवा हम बोलेंगे ना तो सब काट के लगाएगा इंस्टाग्राम पे। सुनिए, एक मेरे भाई हैं, बड़ी देर से कह रहे हैं दीप नारायण। हाँ बिल्कुल, ये लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। सुनिए, दीप नारायण सिंह बेसिकली बिहार के अंदर में बिहार केसरी की उपाधि से नवाजे गए एक व्यक्ति थे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में काफी ज्यादा एक्टिव रहे थे। मूल रूप से भागलपुर में 1875 में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम तेज नारायण सिंह हुआ करता था। लंदन में ये पढ़ने गए थे और लंदन में जाकर ये वकील बने थे, जैसे महात्मा गांधी बने हैं। ये भी उसी इनर टेम्पल कॉलेज से बैरिस्टर की पढ़ाई करे, उसके बाद अपने देश लौट आए, और देश लौटने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़े। कांग्रेस से दीप नारायण का संबंध काफी पुराना है। 1888 के अंदर में 13 बरस की उम्र में इलाहाबाद के अंदर में अधिवेशन हुआ था, और इसी अधिवेशन में जहां लोधर काउंसिल दिया गया था, वहां पे 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1988 में अपने पिता के साथ इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लिया था। हमको मत छेड़ा करो, हमको छेड़ोगे तो हम तमाशा बना देंगे। इनकी सबसे अच्छी दोस्ती जो है, सबसे अच्छे मित्रों में सच्चिदानंद सिन्हा हुआ करते थे। धीरे धीरे ये कांग्रेस में जुड़ते गए। कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशनों में 1896 में, 1897 में भी ये हिस्सा लिए, और अंततः 1905 और 6 के अंदर में ये कांग्रेस कोर कमेटी यानी कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक की हिस्सा बने, और वहां पे इसके सदस्य बने। उसके बाद बिहार के अंदर में, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का गठन हुआ 1908 के अंदर में। उस 1908 के अंदर में गठन होने से पहले यानी सच्चिदानंद सिन्हा के साथ 1906 से लेकर 1910 तक ये बिहार प्रांतीय, दीप नारायण सिंह बिहार प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कई बार अध्यक्ष बना, मतलब अध्यक्ष न रहते हुए भी अध्यक्ष रहे, ये बात समझ लीजिए। 1908 के बाद 1909 के अंदर में इनको बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया गया। 1920 में इनकी पहली बार मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, और इसके बाद जब ये गांधी से मिले तो गांधीवादी विचारधारा से इनको मोहब्बत हो गया। धीरे धीरे
असहयोग आंदोलन में दीप नारायण सिंह ने हिस्सा लिया। उसके बाद ये भागलपुर में बैलगाड़ी पर सवार होकर तिलक स्वराज फंड, जब महात्मा गांधी ने कहा था 1 अगस्त 1920 को तिलक की जब मृत्यु हुई तो कहा गया कि हम तिलक स्वराज कोष का गठन किया गया, 1 करोड़ रुपए टारगेट लिया गया, 7.5 लाख रुपए बिहार से लगभग वसूली का टारगेट था। और इसी व्यक्ति ने, इसी दीप नारायण जिसके बारे में आप उतना देर से, कम आधा घंटा से ही कॉपी पेस्ट कर रहा है लड़का, अब सुनो तुम्हारा कान में दर्द उखाड़ देंगे हम, है ना, बोका बुझा है क्या। इसी दीप नारायण ने तिलक स्वराज फंड के लिए वसूली करने के लिए कहां गए तो भागलपुर के रहने वाले थे। भागलपुर में बैलगाड़ी पर बैठकर पूरा भागलपुर गांव गांव घूमकर इन्होंने वसूली की और अकेले 1 लाख रुपया जमा किया था इन्होंने तिलक स्वराज फंड में। उसके बाद जब महात्मा गांधी जब भागलपुर पहुंचे थे, कहां, असहयोग आंदोलन के दौरान, अभी बताया शराबबंदी के लिए महात्मा गांधी गए थे, तो महात्मा गांधी जब वहां पहुंचे थे तो वो कहां रुके थे, तो इसी दीप नारायण सिंह के घर में रुके थे। धीरे धीरे इनका कांग्रेस में कद बड़ा होता चला गया। 1928 के अंदर में ये बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बनाए गए। 1930 के अंदर में नमक सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना की सड़कों पर से गिरफ्तार कर लिया गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जेल जाते समय कहा कि मेरा अगर कोई उत्तराधिकारी है इस बिहार के अंदर में तो वो कोई और नहीं बल्कि दीप नारायण सिंह है। और इस बात को याद रखिएगा, दीप नारायण सिंह ने अपनी यात्रा के दौरान भी कई बार कहा। हालांकि दीप नारायण सिंह भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंततः 27 अगस्त 1930 को गिरफ्तार कर लिए गए दिल्ली से। उसके बाद उनको हजारीबाग जेल भेज दिया गया। हजारीबाग जेल में 5-6 महीना रहे। उसके बाद सामाजिक क्षेत्रों में काम किया और उसके बाद इन्होंने गरीबों के लिए काम दिया। और इनकी पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम था रामानंदी देवी, उसके नाम पर नाथनगर है, आप जानते हैं ना, भागलपुर में नाथनगर है जहां पे वो ट्रेनिंग सेंटर है, उसी नाथनगर में स्कूल खोला, उसी नाथनगर में अनाथालय खोला और उसी नाथनगर के अंदर में समाज कल्याण के लिए अपने जीवन को सर्वोच्च के साथ निर्छावर कर दिया। और बोलना है तो बोलिए, और बोलना है बोलिए। अभी अभी थर्मामीटर तो लगाना शुरू किए हैं, बोलिए। ये पुरुष नहीं महापुरुष थे। इनको लोग प्यार मोहब्बत से दीप बापू कहकर बुलाते थे। बिहार की जनता ने उन्हें बिहार केसरी का आवाज दिया था। हमको छेड़िएगा तो गड़बड़ा जाएगा। डोंट ट्राई टू इंट्रोगेट मी। इफ यू विल ट्राई टू इंट्रोगेट मी आई विल गिव मल्टीपल एंड गुड आंसर टू यू। और कुछ? हाँ भैया खरीद लो यार। 900 रुपया 150 रुपया के लिए, मतलब टेस्ट सीरीज के लिए 5 बार कॉपी पेस्ट करके अपना एनर्जी बर्बाद कर देता है, लेकिन खरीदेगा नहीं। अब 5 बार हमसे पूछेगा। गोलू जी जेके जी के टुन्नी, देखिए नाम है। सब बोका है, नहीं समझोगे। अब वो भाग गया, पता नहीं क्या नाम था जी वो लड़का का जो कमेंट कर रहा था। वो दिखेगा क्या कमेंट हुआ ऊपर में? ये वो लड़का था ना जो कमेंट कर रहा था, किन्ने गया वो दीप नारायण वाला? भाग गया लगता है। ये सब आता है ना क्लास डिस्टर्ब करने, नहीं दिख रहा है, भाग गया। क्या नाम था? नामों भुला गए हम। क्या नाम था बताना तो जरा। दीप नारायण सिंह चिल्ला रहा था। अभी दीप नारायण का थर्मामीटर लगा के इलाज कर देंगे दीप नारायण का। हमसे कोई भी नाम पूछोगे बिहार का, शशिभूषण राय से लेकर विनोदानंद झा से लेकर कार्यानंद शर्मा से लेकर सचिदानंद सिन्हा से लेकर बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद से लेकर धरणीधर प्रसाद से लेकर, उसके अलावा पनुरह नारायण सिन्हा से लेकर जयप्रकाश नारायण से लेकर महात्मा गांधी से लेकर तेतरी देवी से लेकर सरला देवी से लेकर, उसके अलावा प्रभावती देवी से लेकर, जितना नाम, सैयद जरूलील हसन से लेकर महादेव लाल सराफ से, कैलाश लाल बिहारी से, जितना नाम, महादेव लाल शरीफ से, सतीश चंद्र बोस से, जितने नाम तुम, कुमार कालिका सिंह से, जितना नाम तुम कहोगे उतना नाम हम तुमको गिनवा देंगे। उसके बाद लंदन में चुनाव, एक ये भी 3 दिन से पूछ रहा है कि लंदन में चुनाव जीतने वाले, अरे भाई ऊपर चला गया कमेंट। लंदन में चुनाव किसने देखा था? और 2-4 को बिहार स्पेशल का नाम बता दे, बोलिए। नेहरू जी नहीं थे। नेहरू जी थे भाई। सतीश चंद्र बोस हुआ करते थे, तेजा सिंह हुआ करते थे, नेमधारी सिंह बिहार में थे, शाह मोहम्मद जुबैर थे, कुमार कालिका सिंह देवघर थे, मुंगेर के अंदर में कई लोग थे, शिशिर कुमार थे जो कालिका सिंह के साथ, नंद कुमार सिंह हुआ करते थे, सुरेश चंद्र मिश्रा हुआ करते थे, जयप्रकाश नारायण थे, प्रभावती देवी थी, मुरलीधर झा थे, श्री कृष्ण सिंह थे जिनको बिहार केसरी का या बिहार श्री कहा जाता है, मुंगेर के अंदर में हुआ करते थे, सत्यनारायण सिंह हुआ करते थे दरभंगा के अंदर में, रामानंद मिश्रा थे, सत्यनारायण झा थे, रामानंद सिंह तिवारी हुआ करते थे।
अमराहा के अंदर में जब आप चलिएगा, बिहटा वाला जो इलाका है, तो वहां पे जगत नारायण लाल हुआ करते थे, मथुरा प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, आचार्य जेबी कृपलानी हुआ करते थे, बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। जितने लोगों के बारे में, राम वृक्ष बेनीपुरी जो मुजफ्फरपुर के अंदर जेल में, हजारीबाग जेल में जो भगाएंगे इनको क्या बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण को, अंबिका कांत सिंह हुआ करते थे, राम वृक्ष बेनीपुरी हुआ करते, रामनाथ सिंह हुआ करते, जमुना प्रसाद झा हुआ करते, गजाधर प्रसाद हुआ करते थे। हमको छेड़ोगे हम पगला देंगे। और एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, कि बात अधूरी सुनना है या काम जरूरी करना है, भविष्य की चिंता करनी है या अफवाहों में पढ़ना है, अफवाहों में पढ़ना है। टहनियां अब खुद ही कट जाती हैं जब भार उनका बढ़ता है, पर वृक्ष का जीवन चलता है और वो आगे बढ़ता रहता है। वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, फिर ताली खूब बजाते हैं, नैतिकता की मर्यादा को धूमिल करते जाते हैं। षड्यंत्रों की आंधी भी कुछ खास नहीं कर पाती है, तूफान आते जाते हैं पर कश्ती चलती जाती है। जब तक मेरे साथ थे हर कुछ तुमको प्यारा था, अब आंखों में लाज नहीं, कहते विपरीत धारा था, ऊपर वाला देख रहा किस किस ने क्या कर डाला है, पीठ में खंजर भोंका है या हाथ में पकड़े माला है। पर याद रखना, मैं वो सृजन का बीज हूं जो दबता तो खिल जाता है, कोशिश कितनी भी कर लो हर बार उभर कर आता है। मैंने इन हालातों को कई बार सिसक कर झेला है, ये बच्चे भोले भाले हैं पर समझेंगे ये खेला है। हृदय दुखा अंदर से मेरे, फिर भी मौन धारे हैं, दो चार पत्तियां टूटी हैं पर ये सारे बाग हमारे हैं। बड़े शिक्षकों का आशीर्वाद और छात्रों का सम्मान मिला, खड़ा हुआ है आंधियों में भी बिना हिले ये ऑफिसर्स एकेडमी का किला। तो बात यहीं खत्म करते हैं, अब आगे की तैयारी है। मेरी परीक्षा खत्म हुई, अब छात्रों तुम्हारी बारी है। पढ़ो लिखो खूब मन से, क्योंकि रिजल्ट की आस पर हूं और रिजल्ट तुम्हारा ही होगा, इस अडिग विश्वास पर हूं। तो सुनो छात्रों कहता हूं तुमसे कि वक्त का तकाजा है, इस घर को हमने साजा है। बात नहीं बढ़ाना है, बस अपना दायित्व निभाना है। जिस लिए हम जाने जाते हैं उस काम को करते जाना है, और सफलता तब तक हम और आपको सफलता तक हम सबको पहुंचाना है। वक्त का तगाजा है, इस घर को हमने साजा है। बात नहीं बढ़ाना है, बस अपना दायित्व निभाना है। जिस लिए हम जाने जाते हैं उस काम को करते जाना है, और आपको सफलता तक हम सबको पहुंचाना है। तो हमारे जख्मों पर तुम ही मरहम लगाने वाले हो, हमारे आंखों के आंसू को तुम ही सुखाने वाले हो। पूरा होगा शिक्षक का सपना जब तुम आंखों में पाले हो, पूरा होगा शिक्षक का सपना जो तुम आंखों में पाले हो। हां छात्रों, तुम द ऑफिसर्स एकेडमी वाले हो, तुम द ऑफिसर्स एकेडमी वाले हो। तो आप पढ़ाई करते रहिए मेरे दोस्तों, आप पढ़ते रहिए मन लगाकर, निश्चित रूप से आप सफल होंगे मेरे दोस्तों, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मुझे फुर्सत कहां कि मौसम सुहाना देखूं, शशि शरण की क्लास से निकलूं तब तो मौसम सुहाना देखूं। सुधीर कुमार एक लाइन कह रहे हैं कि मुझे फुर्सत कहां कि मौसम सुहाना देखूं, शशि शरण सर के क्लास से निकलूं तब तो मौसम सुहाना। बेटा नहीं देख पाओगे तुम मौसम सुहाना, हम तुमको देखने नहीं देंगे। हम तुमको देखने नहीं देंगे। ठीक है, चलिए क्या बात चल रही थी दारापुर मुंगेर के अंदर में ये 12 लोग 34 लोगों को मारा गया था, वो आगे पढ़ेंगे। 12 लोग जो है साथियों मुंगेर के अंदर में हुआ था। ये घटना 15 फरवरी 1932 को हुई थी, जहां पर तारापुर मुंगेर के अंदर में क्या हुआ था, तो तारापुर मुंगेर के अंदर में 15 लोगों की हत्या कर दी गई थी इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। पुलिस को योजना की पहले से जानकारी थी। मामला बस इतना था कि तारापुर का जो पुलिस थाना हुआ करता था, उस थाने का जो भवन था, उस भवन पे जो तिरंगा झंडा लहराने की या राष्ट्रीय झंडा लहराने की योजना बनाई गई थी, और पुलिस को इसकी जानकारी थी। पुलिस वहां मौके पर मौजूद थी, लेकिन फिर भी 15 सौताने वहां पे 15 फरवरी के दिन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने एक समूह ने उस भवन पर हमला कर दिया और उसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। 15 लोग गोलियों से मारे गए थे। क्लियर है, पुलिस ने गोलियां चलाई और वो लोग मारे गए।
चलिए अब इतना ही पर छोड़ देते हैं, इतना ही पर छोड़ दिया जाए। अगर आप कहिएगा तो छोड़ेंगे। अब कल मिलेंगे आपसे, तो कल बहुत सारी क्लासेस के अंदर में नई नई चीजें। एक बात कहना चाहता हूं, एक सरप्राइज है, लेकिन अगर आप 1 मिनट भी लेट होंगे तो आपका रैंक पीछे हो जाएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं, 1 मिनट पीछे हुए तो आपका रैंक चला जाएगा नीचे। कल आपके लिए सरप्राइज है, एकदम राइट टाइम 9 PM जुड़िएगा, राइट टाइम 9 PM, 1 मिनट लेट नहीं होइएगा। मेरा वादा है कि 9 बजे, जब घड़ी में 9 बजेंगे तो अपने आप क्लास शुरू हो जाएगी। 1 सेकंड भी क्लास लेट नहीं होगा। कल की क्लास जो है 1 सेकंड भी क्या होगी तो लेट नहीं होगी। साथियों इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं ऐसे हुलक के देख रहा था कि ये माइक वाला भी दिखता है क्या। चलिए, तो बेसिकली मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा था कि कल 9 बजे एक सरप्राइज है आपके लिए। 9 बजे रात में जुड़िएगा, लेट मत होइएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। हम इंतजार करेंगे। हम 5 मिनट पहले ही एकदम कपड़ा उपड़ा पहन के, ड्रेस व्रेस पहन के एकदम तैयार हो जाएंगे और कल मिलेंगे रात में 9 बजे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कल सुबह इसी वीडियो के लिंक में आकर अपनी बात को कह के जाइएगा। आपकी बात का मुझे इंतजार रहेगा। मेरी ये क्लास आपको कैसी लगती है? क्या आपकी इस क्लास से, क्या आपको इस क्लास में पढ़ने के बाद आपको एग्जाम के लिए तैयारी में मजबूती मिलती है? क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है? कैसी लगती है ऑफिसर्स एकेडमी की या मेरी ये क्लास है? सभी क्लासेस के ऊपर में कमेंट टिप्पणी करके बताइएगा। अभी नहीं, आधा 1 घंटा बाद आइएगा और कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी आप जब कमेंट करेंगे ना तो कमेंट में नहीं दिखेगा, वो लाइव में चला जाएगा। तो खाना वाना खा के आधे घंटे के बाद आइएगा, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको। ठीक है, बाकी इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका दिन बढ़िया हो, शुभ हो, खूब मन लगा के पढ़िए और अपने माँ बाप के सपनों को